आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बायोलॉजी वन शॉट तो हमने लिखा है, बट टोटल जो वीडियो है अब आपका बायोलॉजी में 5 वीडियो हो गए हैं। अगर इन 5 वीडियो को आप कर लेते हो, आप किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, जो अंत समय है आपका लिमिटेड पीरियड ऑफ जो टाइम होगा, आखिरी 1 मंथ, चाहे आप दरोगा मेंस देने वाले हो, मद्य निषेध दोगे, आगे एईडीओ दोगे, या इंडिया का आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, बस आपको यही करके जाना है। इसके साथ ही साथ हमने आपके लिए, अगर आप क्लियरली चीज़ों को देखोगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा पीडीएफ डिजाइन कर दिया गया है। श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक नीचे है, ठीक है, हम वो दे देंगे। अगर आप दरोगा देने वाले हो, मेंस देने वाले हो, या अगला दरोगा देने वाले हो, ठीक है, एक्साइज देने वाले हो, आप जरूर जुड़ जाइएगा उस ग्रुप में, क्योंकि कल से हम लोग टारगेट भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेंस के लिए हम लोग 30 दिन का टारगेट, जिसमें हर एक चीज, पूरा सिलेबस हम लोग रिवीजन करेंगे, वीडियो पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का जितना जरूरत है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो साइंस का है, देखिए, अगर एक क्वेश्चन साइंस पे आया हुआ है, जैसे कि यूनिवर्सल जो आपका डोनर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, उसमें आपको घबराने का, देखिए इंग्लिश वर्जन है। तो बायोलॉजी का 2008 से लेकर 2026 तक जो भी दरोगा में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया, हर एक चीज हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और इसको और बेटर बनाया जाएगा। बट अगर अगले 30 दिन में अगर आपका कोई एग्जाम है, इससे ज़्यादा आपको बायोलॉजी में कुछ नहीं करना है, फिजिक्स में कुछ नहीं करना है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, बोटनी तो हमने बायोलॉजी में ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, इसका 1 लाइनर भी हमने आपको दिया है। तो ये पीडीएफ हम आपको बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे, आपका जो श्योर सिलेक्शन ग्रुप है उसमें। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट लेने वाले हैं। 30 दिन का टारगेट है, दरोगा मेंस दे रहे हो, जरूर जुड़ जाइएगा। और 1 से 2, ठीक है, दिन में, ठीक है, सबको ऐड भी कर लिया जाएगा। अभी थोड़ा लोड ज़्यादा है। अभी देखिए, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने हैं, 100 क्वेश्चंस तक हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अब हम 100 से आगे जाएंगे, क्योंकि 100 जो हमने क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकते थे, आप 100 क्वेश्चंस में आप समझ सकते हो, हमने आपको करवा दिया। ये लास्ट वीडियो है, एंड लास्ट और सबसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो भी होगा। चलिए, क्योंकि जो कर चुके हैं उसको तो हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए, 100 तक हम लोग ने कर लिया था। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर, देखिए ये भी हम डिटेल में कर चुके हैं। बताया गया है कि जो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, ठीक है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि 4 ऑप्शन रहता है। मैं इसको 1 लाइनर के फॉर्म में बना दिया और टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। पूछा गया कि आवश्यक अमीनो अम्ल, दैट मीन्स जो एसेंशियल एमिनो एसिड है, 4 ऑप्शन दिया होता है, उसमें से कौन सा है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, प्रोटीन बनाने के लिए कितने तरीके का हमको एमिनो एसिड चाहिए होता है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है, कितने तरीके का एमिनो एसिड चाहिए होता है, तो आपको याद रखना है 20 तरीके का एमिनो एसिड चाहिए होता है। एमिनो एसिड से क्या बनता है, तो आपका प्रोटीन बनता है, अच्छे से याद रखना। अब ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, जल्दी से इसको डील करते हैं। जिसमें से आपको याद रखना है 9 जो है आपका एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। क्या होता है, आवश्यक एसेंशियल एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है। एसेंशियल उतना हिंदी आप इंग्लिश समझते हो, आवश्यक, ठीक है। तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के बाहर बनता है। बाकी तो जो है वो आपके बॉडी के अंदर आपका बन जाता है, बट 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो बाहर बनता है, और बाहर से हमको लेना पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा। और वो कौन से हैं, तो ये चीज़ हम आपको करवा रखें। जो सबसे ज़्यादा बार जो पूछा गया है, ठीक है, वो है आपका, ये है, एक है ल्यूसिन और एक है आपका लाइसिन। तो ल्यूसिन और लाइसिन क्या है, तो आप बोलोगे ये एक क्या है, एक एसेंशियल एमिनो एसिड है। कितने एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, तो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितना एमिनो एसिड चाहिए होता है, तो 20 एमिनो एसिड, 20 प्रकार के एमिनो एसिड हमें चाहिए होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसको डिटेल में हम बात कर चुके हैं। सबसे द मोस्ट अबाउंडेंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जेन, ठीक है, एलर्जी के विरुद्ध सबसे अधिक बनने वाला एंटीबॉडी क्या है, तो आपको याद रखना है IgE, ठीक है, IgE। IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या है इसका फुल फॉर्म, अगर पूरा लिखा हुआ आ जाए तो इम्यूनो, बहुत चीज आप सीखोगे, बहुत चीज मैं बता रहा हूं ना।
जितनी सुंदरता से मैंने आपको इन चीज़ों को डिज़ाइन किया, अगर आप उतना कर ले तो नोबडी कैन बीट यू। ठीक है, बहुत ही सुंदरता। देखो ये सब कंसेप्ट है, मेंस में भी क्वेश्चन, स्टोमाटा, रंध्रक, ठीक है, आपका मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल। मतलब ये है कि एग्जाम से पहले फिर आपको किसी ना नोट्स को देखना पड़ेगा ना किसी बुक को देखना पड़ेगा, बस ड्रीम डोज का PYQ का एक्सप्लेनेशन बस आपको देख के जाना है। ठीक है, मेहनत हमने कर दिया, बस अपना आपको बनाना है। अब देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है एलर्जी के अगेंस्ट में, जो सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन E। तो IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन। तो यहाँ चीज़ आपने समझा कि सबसे ज़्यादा जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट कोई भी एलर्जी का, वो कौन सा होता है? तो इम्यूनोग्लोबिन E होता है। अब मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ WBC के बारे में, क्योंकि पता है जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम आप जरूर याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। जैसे कि रेड ब्लड सेल का क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। पूछा गया ये सब। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट याद रखिएगा। WBC का साइंटिफिक नेम आप याद रखिएगा, क्या है आपका? ल्यूकोसाइट। और आपको एंटीबॉडी कौन प्रोवाइड करता है? तो एंटीबॉडी WBC करता है। अब ध्यान से समझना है, एंटीबॉडी आपका WBC जो है ये दो प्रकार का होगा। क्या होगा? दो प्रकार का। एक होगा ग्रेनुअल। अब ये ग्रेनुअल क्या है? तो जो आपका कोशिका द्रव्य होता है, जो आपका साइटो, आप एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक है, मिस मत, पॉइंट एकदम मिस मत करना। ठीक है, एकदम ध्यान से। एक होता है ग्रेनुअल और एक होता है एग्रेनुअल। ठीक है, एग्रेनुअल। ठीक है, दो तरीके का क्या होता है आपका WBC होता है। एक होता है एक ऐसा WBC जिसमें ग्रेनुअल होगा, एक ऐसा WBC जो एग्रेनुअल होगा। एक ग्रेनुअल एग्रेनुअल क्या है? तो याद रखना, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, उसी में क्या होता है? ग्रेनुअल्स पाया जाता है। अब ये ग्रेनुअल्स अब उतना डिटेल नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखना। तो अगर आपको पूछेगा कि ग्रेनुअल्स, ठीक है, ग्रेनुअल एक है एग्रेनुअल और एक है ग्रेनुअल, तो एग्रेनुअल में कौन सा आता है? उससे पहले आप याद रखो कि ग्रेनुअल में क्या आता है, क्योंकि इसी में WBC वैसा वाला आ जाएगा, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, एक होता है आपका लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक होता है आपका मोनोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट और जो मोनोसाइट है, ठीक है, ये आपका एग्रेनुअल WBC है। एग्रेनुअल श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एग्रेनुअल मतलब इसमें ग्रेनुअल्स नहीं होगा, कोशिका द्रव्य में इसका ग्रेनुअल्स नहीं होगा। और ग्रेनुअल वाले कौन से होते हैं? तो बाकी जो बच गए, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, इसके बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने क्या बोला है, फिर से एग्जाम से पहले आपको कोई भी चीज़ देखना नहीं पड़ेगा। न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एजिनोफिल आपने पढ़ा होगा। आप अगर थोड़ा भी अगर देखते हो रिपोर्ट जो आपके घर में आता है, तो किसी को अगर एलर्जी होता है तो बोलते हैं ना, अरे इसको एजिनोफिलिया बढ़ा हुआ, एजिनोफिल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बेजोफिल हो गया। तो टोटल 5 प्रकार का आपको पढ़ना है यहाँ, बेजोफिल्स हो गया। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछेगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करते हैं। एग्रेनुअल में कौन सा आता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ग्रेनुअल में कौन सा आता है? न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल, बेजोफिल। आपको बस याद रखना है एग्रेनुअल, बाकी जो होगा वो इसमें आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा ये जाएगा कि कौन सा ऐसा व्हाइट ब्लड सेल है जो आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और इम्यूनिटी देता है। तो याद रखिएगा, ऐसे तो सिंपल WBC अगर लिखा हो तो WBC ये क्या देता है? इम्यूनिटी देता है, एंटीबॉडी करता है, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन? WBC। बट एग्जैक्टली उसके अंदर भी कौन करता है? तो आपका जो इम्यूनिटी बोलते हैं ना, अगर बहुत इम्यूनिटी है इसका, बहुत देरी तक ये दौड़ सकता है, तो इम्यूनिटी कौन देता है? लिम्फोसाइट, ठीक है। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? जैसे आपने पूछा ना कि एलर्जी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सा प्रोड्यूस होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन E। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कौन सा करता है? कौन सा व्हाइट ब्लड सेल? तो आपको याद रखना है, लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। याद रहेगा, लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखना है। और साइज में सबसे छोटा, अगर कोई बोलेगा सबसे छोटा, ये पूछा गया है, ठीक है, रेलवे का सबसे छोटा वाला आपका WBC कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, एकदम छोटा है, सबसे छोटा WBC है। याद रखिएगा, याद रहेगा। अब लिम्फोसाइट में 2 सेल आपको याद रखना है। एक है B सेल, जहां समझाना है मैं बस वहां समझाऊंगा, एकदम घबराइए नहीं, ठीक है। B सेल, और एक होता है आपका T सेल। B सेल डायरेक्टली याद रखना, ये एंटीबॉडी बनाता है। हो सकता है इसके अंदर से आपको पूछ ले कि ठीक है, एंटीबॉडीज तो लिम्फोसाइट बनाता है, पर उसमें भी कौन सा बनाता है? B सेल बनाता है। T सेल क्या बनाता है? तो याद रखिएगा, डायरेक्टली ये मारता है, किसको? किल, इन्फेक्टेड
जो भी कैंसरस सेल, देखो कैंसर कोई बीमारी नहीं है, आपका बॉडी में क्या होता है, गांठ बनने लगता है। अब कैंसर इसलिए बहुत प्रकार के होते हैं, तो जो कैंसरस सेल है, कोई ऐसा सेल, ठीक है, जिससे हो सकता है कि वो गांठ बन जाए, तो वैसे सेल को मार देता है कौन, आपका टी सेल। तो जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बनाता है, और टी सेल जो है आपका इन्फेक्टेड सेल, और कैंसरस सेल जो होता है, जो कैंसर वाले सेल होते हैं जो गांठ बना सकते हैं, वैसे सेल को ये मार देता है। तो बी सेल टी सेल, इसीलिए ये हमारा एंटीबॉडी बनाता है बी सेल, ठीक है। और इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, जब कोई बीमारी नहीं होगा तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। तो टी सेल क्या करता है, इसीलिए क्या करता है, आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है। एक चीज याद रखना, जब किसी को एचआईवी हो जाता है, कभी किसी को एड्स हो जाता है, तो एक वर्ड आपने सुना होगा कि उसका टी लिम्फोसाइट सेल को खा गया है, क्योंकि वो वायरस जो होता है इतना खतरनाक होता है कि वो मैन क्या करता है, तुम्हारा जो ये टी लिम्फोसाइट सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल है, इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है टी लिम्फोसाइट सेल को। उसके बाद क्या होगा, जब मैन ये क्या करता था, बीमारी वाले सेल को खत्म करता था, इसी को खत्म वो कर दिया, इसीलिए खत्म। ठीक है, बस बेसिक में इतना समझ लो। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट से आपको समझना है, पूछा जाएगा सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, सबसे बड़ा बिगेस्ट व्हाइट ब्लड सेल, बिगेस्ट WBC। तो सबसे बड़ा जो है ये है आपका लिम्फोसाइट, सबसे बड़ा जो है वो है आपका मोनोसाइट, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा लिम्फोसाइट और सबसे बड़ा आपका मोनोसाइट। अब मोनोसाइट का काम क्या, आप क्या बोलोगे, तो सबसे जो बड़ा काम है ये मैक्रोफेज के जैसे काम करता है। आप बोलोगे सर मैक्रोफेज क्या है, तो जो भी आपका उत्तक होता है, जो भी आपका टिश्यू होता है, ठीक है, उसमें एज ए मैक्रोफेज का काम करता है। मैक्रोफेज ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली आपका एएसओ में भी पूछा गया, मैक्रोफेज, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। तो जो भी आपका टिश्यू है, या जिसको आप उत्तक बोलो, जो भी आपका टिश्यू है उत्तक में है, जब ये आपका WBC पहुंचता है, कौन सा WBC, आपका ये मोनोसाइट, ये मैक्रोफेज का जैसे काम करता है। आप बोलोगे सर मैक्रोफेज क्या है, तो जो भी पैथोजेंस मैंने आपको समझाया था, पैथोजेंस मतलब जिससे आपका बीमारी होता है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये सबको ये खा जाता है। क्या कर देता है, ये खा जाता है, इसीलिए इसको मैक्रोफेज बोला जाता है। तो पूछा जाए कौन सा ऐसा व्हाइट ब्लड सेल है जो एज ए मैक्रोफेज काम करता है, क्योंकि जब ये उत्तक में रहता है, ठीक है, तो क्या करता है, आपका वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऐसा पैथोजेन क्या होता है, जो आपको क्या करता है, आपको बीमारी जिससे होता है। तो ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि ये मैक्रोफेज का जैसे आपको काम करता है और खा जाता है, इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रोफिल याद रखिएगा, तो सबसे पहला पूछे से कौन सा ऐसा व्हाइट ब्लड सेल है जो सबसे पहला, बोलते हैं ना, सबसे पहला प्रहारी है, मतलब सब कोई भी अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ भी आता है जो बॉडी के लिए हानिकारक है, तो सबसे पहला जो उस पर वार करता है वो न्यूट्रोफिल्स ही करता है, आपको याद रखना। फर्स्ट, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी चीज हो सकता है, सबसे पहला वार कौन करेगा, वो यही करेगा, और ये भी खाने का काम करता है उन चीजों को, ठीक है। तो क्या करता है, खा जाता है, इम्यूनिटी ये सब खा जाएगा। तो सबसे पहला इफेक्ट कौन करता है, कोई भी इन्फेक्शन होगा, और जो इन्फेक्शन हो रहा है वो किस कारण से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया से हो सकता है। तो सबसे पहला जो अटैक करेगा वो न्यूट्रोफिल्स ही करेगा, और इसको खा जाता है। ये भी इसको बोला जाता है इनगल्फ कर लेता है, इनगल्फ मतलब अपने अंदर ले लेता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फैगोटोसाइटिस। अब इसका हिंदी कुछ नहीं है, ठीक है, फैगोटोसाइटिस ही बोलता है, खा जाता है इसको, ठीक है। अब याद रखना, ये हो गया न्यूट्रोफिल्स याद रखिएगा, सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स। एजिनोफिलिया आपको पता है, ये बेसिकली एलर्जी, ठीक है, एलर्जी और बोल सकता हूँ पैरासाइट, परजीवी जो होता है, ठीक है। तो ये बेसिक एजिनोफिल्स क्या होता है आपका, ये फाइट करता है, किससे फाइट करता है, कोई भी अगर एलर्जी आपके बॉडी में हो रहा है तो उससे बचाव करने के लिए आपका एजिनोफिल फाइट करता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। एजिनोफिल स्पेशली पैरासाइट, मान लो जो पैरासाइट ये सबसे, तो पूछा जाएगा पैरासाइट से जो एलर्जी होता है, ठीक है, परजीवी से, उससे फाइट कौन करता है, तो एजिनोफिल करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, एलर्जी, एजिनोफिल और बेजोफिल दोनों एलर्जी से फाइट करता है। और बेजोफिल स्पेशली याद रखना हिस्टामाइन रिलीज करता है। तो पूछा जाएगा हिस्टामाइन कौन रिलीज करता है, तो आपका एजिनोफिल करता है, सॉरी बेजोफिल करता है। इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे, आपको अच्छे से याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी WBC का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो हम पहले भी आपको समझा रखें, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज़। चलिए उसके बाद आइए, जो राइबोसोम जो होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है, हरित लवक हो गया, डेट मीन्स क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो राइबोसोम है किसमें, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में, और माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके का राइबोसोम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, दो तरीके का राइबोसोम होता है, एक होता है आपका 80S राइबोसोम और दूसरा होता है आपका 70S राइबोसोम। हमेशा याद रखना,
70s राइबोसोम जो होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान से समझना, माइटोकॉन्ड्रिया में प्लस आपका क्लोरोप्लास्ट में। दो ऐसे कोशिकांग हैं, क्लोरोप्लास्ट हमेशा याद रखना ये हरित लवक है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, तो किचन कहा जाता है, प्लांट का किचन, या प्लांट का किचन किसको कहा जाता है, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि खाना यहीं बनता है, ये सब हम बता चुके हैं, बस अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो इसको किचन ऑफ सेल भी बना दे, कोशिका का या प्लांट का किचन किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखना क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। अब ध्यान देना, दो ऐसे कोशिकांग जिनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, तो याद रखना इनका खुद का डीएनए भी अपना है और खुद का राइबोसोम भी है। और इनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो आप बोलोगे इसमें 80S 70S राइबोसोम पाया जाता है। आप बोलोगे सर 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, इसको छोड़ के क्या कहीं और मिलता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल मिलता है। कहाँ मिलता है, तो मोनेरा किंगडम, मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, जिससे मैंने मोनेरा के बारे में बताया था, मोनेरा में मिलता है। मोनेरा में क्या क्या आएगा, आपका बैक्टीरिया। तो जो भी एक कोशीय मतलब क्या है, जो भी आपका प्रोकार्योटिक जीव है, प्रोकार्योटिक जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, ये सब क्या है, प्रोकार्योटिक जीव है। प्रोकार्योटिक जीव ही तो मोनेरा में आता है, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना करना, ठीक है, निकालना है ना एग्जाम, निकालना है कि नहीं, तो एकदम कनेक्ट करो। प्रोकार्योटिक मतलब मोनेरा किंगडम, ठीक है। तो मोनेरा के जो कि बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, इसमें भी क्या होता है, ये जो प्रोकार्योटिक जीव है उसमें 70S राइबोसोम होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बाकी जितने भी जीव है, जो भी यूकार्योटिक जीव होंगे, ठीक है, जो भी यूकार्योटिक जीव होंगे उसमें क्या होगा, आपका 80S क्रोमोसोम होगा, ठीक है। और बाकी जो भी अगर साइटोप्लाज्म भी लिखा हुआ है, बस ये याद रखना, इतना जो है इसमें ही बस 70S क्रोमोसोम राइबोसोम होता है, नहीं क्रोमोसोम बोला, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और बाकी भी जो भी आपका यूकार्योटिक जीव होंगे सब में 80S राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम के बारे में अगर मैं कुछ पूछना चाहूँ तो क्या क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ तो, जितने क्वेश्चन पूछे गए एक बार रिवीजन करें, ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि ये सब हो चुका है, समय बचाना है, करना बहुत सारा चीज़ हमें है आपके लिए, ठीक है। अगर राइबोसोम का बात करूँ तो एक बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका डिस्कवर किसने किया था, तो क्या बोलोगे, कौन डिस्कवर किया, एमिली पेलाडे, ठीक है, किसने किया था, एमिली पेलाडे ने राइबोसोम का डिस्कवर किया था। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम कहाँ रहता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 वाला भाग है, ये खुरदुरा वाला भाग में रहता है, रफ सरफेस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग, खुरदुरा वाला भाग से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, खुरदुरा वाला भाग में क्या होता है, राइबोसोम लगा होता है, दाना दाना, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्या होता है, सॉफ्ट वाला, चिकना वाला भाग होता है, सॉफ्ट वाला, वो क्या बनाता है, ये भी बिहार पुलिस से पूछा गया था, वो फैट बनाता है, वसा बनाता है। अगर हम लोग राइबोसोम का बात करें कि इसको हम लोग यूनिवर्सल कोशिकांग भी बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सेल, यूनिवर्सल क्या मतलब सब जगह मिलता है, ये प्रोकार्योटिक में भी मिलता है, ठीक है, और ये यूकार्योटिक में भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स इसको बोला जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस था, यहाँ से जो क्वेश्चंस ये वाला जो बताया गया साइटोप्लाज्म, आप एकदम समझ गए होंगे कि 70S राइबोसोम किस में होगा, 80S राइबोसोम किस में होगा, ठीक है। अब आइए कटे जले कच्चे घाव पर पनपने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो भी कट जाता है, ठीक है, या जल जाता है, तो उस पर कौन सा जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिस पे उसे पनपने लगता है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप्लोकोकस आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार कौन सा खनिज है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, फिर से एक बार जल्दी से देखो, ठीक है, जल्दी से देखते हैं, यहाँ जाइए, देखिए कैल्शियम का बात किया है, क्या बात किया है, कैल्शियम का। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा एलिमेंट अगर पूछेगा, एलिमेंट कौन सा तत्व, तो एलिमेंट बोलोगे कि रक्त का थक्का जमाने के लिए, ब्लड क्लॉट के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे कैल्शियम। बोलोगे कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन इंपॉर्टेंट है रक्त का थक्का जमाने के लिए, तो आप बोलोगे जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, इसको भी बोला जाता है क्या, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो एलिमेंट में
कैल्शियम। विटामिन में विटामिन के फाइलोक्विनोन बोला जाता है इसको, फाइलोक्विनोन। याद रखिएगा कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाता है, तो वो कौन सा है? फाइब्रोनोजिन। तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है, अच्छे से याद रखना। और बोलेगा कि कौन सा ऐसा, किस कारण से हमारे बॉडी में, ठीक है, बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो हेपरिन के कारण बॉडी के अंदर, याद रखना, बॉडी के बाहर रक्त का थक्का जम जाता है किसके कारण? फाइब्रोनोजिन के कारण, ठीक है। और बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है किसके कारण? हेपरिन के कारण, क्योंकि अंदर थक्का जम, अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो लोग मर जाएंगे, तो इसके कारण नहीं होता है बॉडी के अंदर, किसके कारण? हेपरिन के कारण। और ये है आपका फाइब्रोनोजिन के कारण। इसको आपको अच्छे से याद है। देखो, रक्त का थक्का नहीं जमने का एक बीमारी है जो आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी, जिसको बोला जाता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को एक और नाम से जाना जाता है रॉयल डिजीज। अब क्यों रॉयल डिजीज, तो मैं बता चुका हूं ये सब चीज़, ठीक है। मेन फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, रॉयल डिजीज। तो हेमोफीलिया और रॉयल डिजीज एक ऐसा बीमारी है जिसमें अगर चोट लग जाता है और कहीं से भी रक्त रिसाव हो रहा है, अगर ब्लड बाहर आ रहा है, तो वो ब्लड जल्दी नहीं रुकता है, जिसके कारण मौत हो जाता है। याद रखिए, अगर पूछो कि हेमोफीलिया क्या है, तो याद रखना है जेनेटिक डिजीज है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, मतलब ये एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। और याद रखिएगा किस क्रोमोसोम में खराबी के कारण ये होता है, तो एक्स लिंक्ड, अच्छे से याद रखना, एक्स लिंक्ड, ठीक है, एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, एक्स लिंक, एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो किस कारण से? एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज है, आपको अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैल्शियम से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम की कमी से जो गाय वाय होता है उसमें फीवर हो जाता है, जिसको बोला जाता है आपका मिल्क फीवर। तो आपको पूछा जाएगा मिल्क फीवर जो होता है वो किस कारण होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है मिल्क फीवर जो होता है गाय में कैल्शियम के कारण होता है। बाकी कैल्शियम से ये भी याद रखिएगा जो बोन्स होता है, ठीक है, हड्डी के स्टडी को क्या कहता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के लिए भी बनाने के लिए कैल्शियम उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, जो जहाँ कर चुके उसमें ज़्यादा दिमाग लगा के फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ये सब क्वेश्चन में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना, मैक्सिमम चीज़ हो गया। इसमें बोटनी वाला पार्ट हम लोग थोड़ा ज़्यादा देखेंगे। देखो, जैसे कि विटामिन कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जैसे कि रिकेट्स होता है। रिकेट्स आपका विटामिन डी प्लस कैल्शियम की कमी से होता है, याद रखिएगा। रिकेट्स ये बच्चों में होता है, वही कैल्शियम की कमी से, अच्छे से याद रखना, कैल्शियम की कमी से जो बूढ़ों में जो हो जाता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखना, ये बच्चों में कौन सा होता है? रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से, और बूढ़ों में कौन सा होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है, तो इसमें जो हड्डी होता है वो पूरा क्या हो जाता है आपका? बहुत ही वीक हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, 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 ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ठीक है, बच्चा में क्या होता है कि आपका बच्चे में होता है रिकेट्स, ठीक है, कैल्शियम के कारण, ठीक है। और जो बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड एज जो होते हैं, उसमें होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका बोन है, मतलब जो हड्डी है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। बाकी जितना भी डिजीज़ है, जितने तरीके का डिजीज़ हो सकता है, सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें एकदम घबराना नहीं है, सब चीज़ कर चुके हैं। देखो, कोई जब, जैसे कि बोला था ना, एक होता है पेंडेमिक और एक होता है एंडेमिक, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या है डिफरेंस बताओ। जैसे कोविड आया था तो बोला गया था पेंडेमिक है, तो हमेशा याद रखना एक होता है पेंडेमिक और एक होता है आपका क्या? एंडेमिक, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, तो पेंडेमिक मतलब होता है क्या? कोई ऐसा बीमारी जो बहुत सारे देश को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है आपका? पेंडेमिक है, याद रखना। तो जो रोग कई देशों में प्रभावित होता है उसको हम लोग पेंडेमिक बोलते हैं, ठीक है, पेंडेमिक। और एक और होता है एंडेमिक, ठीक है, आई थिंक एंडेमिक ही उसको बोला जाता है, ठीक है। एंडेमिक मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब जो बहुत सारे देशों में, जैसे कि कोविड आया था, कोविड क्या कहता है, बहुत सारे देशों में ये असर डाला था। एक होता है एंडेमिक। क्या होता है? एंडेमिक। एंडेमिक जो होता है बेसिकली क्या होता है, कोई रीजन में, बोलता है ना, अरे मलेरिया ये रीजन में बहुत, जैसे दिल्ली में बहुत मलेरिया फैल गया, तो एक रीजन को, तो जब भी कोई एक रीजन को कवर करेगा तो होगा एंडेमिक। जैसे कि मलेरिया फैल गया कोई एरिया में, ठीक है। पेंडेमिक मतलब क्या होगा, जो बहुत सारे देशों में ऐसा कोई रोग फैल जाता है, जैसे कि कोविड। तो याद रखना वही है, जो रोग कई देशों में लोगों को प्रभावित करता है तो वह है आपका पेंडेमिक, ठीक है। अधिकांश रोगजनक मतलब मोस्ट पैथोजेनिक जो छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो रोग
का कारण बनते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है जिसपे वो बहुत ही ईजिली पनप सकते हैं, तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मोस्ट पैथोजन, पैथोजन मतलब समझते हो, एक होता है वेक्टर, एक होता है पैथोजन। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। वेक्टर मतलब होता है जो पैथोजन को लेके जाएगा, रोगजनक को लेके जाएगा। पैथोजन मतलब रोगजनक, और वेक्टर मतलब रोगवाहक। जैसे कि मलेरिया, मलेरिया जो फैलता है वो कौन सा जो मलेरिया जो फैलता है उसमें पैथोजन क्या है बताओ? तो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम, जो एक पैरासाइट है, ठीक है, पैथोजन। बट उसको लेके कौन जाता है? तो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो लेके जाता है, मतलब मादा मच्छर एनोफिलिस लेके जाता है। तो वो क्या है? वो रोग वाहक है, वो वेक्टर है। तो इसमें समझ के रखना, रोग वाहक क्या है, रोग जनक क्या है। रोग वाहक हो गया मच्छर, रोग जनक हो गया प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो इसमें समझ के रखना, ठीक है। तो वही पूछा है कि मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कितना पे? तो 37 डिग्री पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। कुछ टेम्परेचर वाला देख लेते हैं, जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। हम लोग क्या है? हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है, गर्म खून वाले हम लोग प्राणी हैं। गर्म खून वाले प्राणी जैसे कि वार्म ब्लडेड हम हो गए, आपका बर्ड हो गया। इसका क्या होता है कि कभी भी ब्लड का जो टेम्परेचर है ये चेंज नहीं होता। ये नहीं कि ठंडा में कम हो जाएगा, गर्मी मतलब ठंडा में ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हम हैं। और फिर से चिड़िया किस में आती हैं? पक्षी में, एब्स में, उनका भी वो वार्म ब्लडेड। तो हमारा जो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 310 होता है। एक क्वेश्चन पूछा था आपका टेम्परेचर से कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है फ्रिज में जो कि सबसे बेस्ट होता है किसी भी चीज़ को रखने के लिए। आपका सब्जी उब्जी हो गया, ठीक है, तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पानी का जो आपका डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वो सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे आपका टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम हो जाता है, कौन सा वैल्यू पे? तो -40 पे। ये बेसिक था, बस मैंने ऐसे करवा दिया, पहले भी हम लोग कर चुके हैं ये सब चीज़, ठीक है। ये तो ये मेंस में इस बार भी मतलब प्री में आया था कि जो आपका कोशिका झिल्ली होता है, दैट मीन्स जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है? मेनली किससे बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये इस बार भी आया था। बाकी कोशिका भित्ति ये सब हम लोग बहुत कर लिए, उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। स्प्लीन जिसको हम लोग तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 4 ऑप्शन आया था, उसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो ब्लड को फिल्टर भी करता है, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों को साफ भी करता है। उसमें आपका बहुत सारे ऑप्शन में दिया हुआ था, बट याद रखिएगा उसका स्प्लीन आंसर होगा। स्प्लीन फिल्टर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव को फिल्टर करता है और ओल्ड आरबीसी को खत्म करता है। तो इसको जो मैं देखो ये एआई से मैं बना रहा हूँ, बट एक चीज याद रखना, ये हमारा काम को ईजी कर दिया, बट जो ये नोट्स है, ठीक है, वो खुद में लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, उसके बाद यहाँ स्प्लीन के बारे में मैंने बताया, फिर यहाँ कैपिलरी के बारे में बताया, ठीक है। स्प्लीन मतलब एआई मतलब एकदम गजब का चीज़ है, मतलब बहुत ईजी। पहले क्या था ना, अब लोगों को रखना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए आप सोचो तो जस्ट इमेजिन, मेरे पास टेक्स्ट है, ये मैं लिखा हुआ, ठीक है, मेरे ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, बट इसको बनाने के लिए समझ रहे हो कितना टाइम लगता है? देखो कितना ईजी हो गया। मतलब एआई सीखना मस्ट है, मतलब आप कुछ भी हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। देखो अब जो है ये, और एक मैं दिखाता हूँ, देखो ये स्टोमाटा वाला मैंने पूरा कितना बट ये वही बना पाएगा जिसको पता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि एआई बहुत चीज़ गलत भी लिख देता है, तो उसको आपको सही से अरेंज करना है। देखो स्टोमाटा, इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, पता है, बहुत सुंदर से मैंने हर चीज़ आपके लिए बनाया, उसको एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ आते हैं, देखिए स्प्लीन जिसको हम लोग बोलते हैं प्लीहा। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन, सबसे पहले याद रखना, जो स्प्लीन जो है, प्लीहा जो है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, रक्त में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं गलत तरीके से, उसको क्या करता है, वो फिल्टर करता है। दूसरा, जो आरबीसी मर गया या पुराना आरबीसी है उसको भी फिल्टर करता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, स्प्लीन करता है, बिल्कुल करता है, सूक्ष्म जीव को खत्म करता है, पुराना आरबीसी को भी खत्म करता है। दूसरा क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसको बोला जाता है? तो आपको अच्छे से याद रखना, बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो भी स्प्लीन को बोला जाता है। यही चीज लिखा है कि इसको ब्लड बैंक बोला जाता है। रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो पुराना आपका जो आरबीसी है उसको भी, रेड ब्लड सेल को भी खत्म करता है और फिल्टर करता है ब्लड को। आपको अच्छे से याद रखना है। एक होता है ब्लड कैपिलरीज, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त केशिकाएं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें से आर्टरीज दिया हुआ था, वेन्स दिया हुआ था, इस तरीके से
क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में भी समझाया कि आर्टरीज क्या है, धमनी क्या है, ठीक है, सीरा क्या है, ठीक है, कैसे धमनी और सीरा फिर पतले ट्यूब में बन जाता है, वही जो है कैपिलरी के फॉर्म में बनता है। क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा है, ठीक है, जो क्या करता है पूरे बॉडी में आपका क्या है, पोषण लेके जाता है, पोषण न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है रक्त केशिकाएं जो है, ब्लड कैपिलरीज जो है आपका क्या करता है, आपका पूरा का पूरा जो सेल है, ठीक है, पूरा का पूरा, क्योंकि छोटे छोटे एकदम बहुत पतले पतले पाइप होते हैं, ठीक है, ये ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड इसके थ्रू पास होता है, ठीक है, और ब्लड के थ्रू क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी में जो आपका कोशिकाएं हैं उसमें क्या ले जाता है, तो आपका पोषण पदार्थ ले जाता है, जैसे कि ग्लूकोज ले जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स कौन ले जाता है, ये ले जाता है। प्लस याद रखिएगा एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का जो एक्सचेंज होगा, कैसे होगा गैस का एक्सचेंज, जो आपका कोशिका है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और बाहर आप क्या छोड़ते हो, CO2, तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन देगा, ठीक है, सेल को, और CO2 वहां से ले जाएगा। तो गैस का एक्सचेंज भी काम करता है। और याद रखिएगा, ठीक है, जो आपका बॉडी में वेस्ट है, अब सेल में क्या होता है, सेल में बहुत सारी प्रक्रिया होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिएक्शन होता है, तो उसमें जो गंदगी है वो भी बाहर लेके जाता है, तो पोषण पहुंचाता है, गंदगी बाहर लेके जाता है। बात वही है, ठीक है, गंदगी बाहर ले जाना मतलब क्या, CO2 लेके ही जा रहा है बाहर, मेटाबॉलिक जो भी प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है, और गैस का एक्सचेंज करता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है, रक्त केशिकाएं हैं, मतलब रक्त केशिकाएं हैं, जो कि आपका क्या होता है, एकल एंडोथेलियम कोशिका से बना होता है। सिंगल एंडोथेलियम, क्योंकि एंडोथेलियम कहाँ यूज होता है, पतला पतला पाइप में, तो सिंगल एंडोथेलियम, एकल एंडोथेलियम उत्तक से जो बना होता है वो कौन सा है, तो आपका ये ब्लड कैपिलरी जो होता है, कैपिलरी होता है, रक्त केशिकाएं बोला, एक आर्टरीज होता है जिसको धमनी बोलते हैं, और एक वैन होता है जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं। तो ये जितना भी मैंने पॉइंट बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा। ये सब कर चुके हैं हम लोग। देखो माइकोटॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, देखो माइकोटॉक्सिन लिखा हुआ है या अफ्लाटॉक्सिन लिखा हुआ है, तो ये एक विषैले पदार्थ है, ठीक है। तो माइकोटॉक्सिन हो गया चाहे अफ्लाटॉक्सिन हो गया, ये कहाँ से निकलता है, तो ये फंगस से निकलता है। याद रखिएगा फंगस का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति, किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये एस्परजिलियस फ्लेवस, एस्परजिलियस क्या है, तो काइंड ऑफ फंगस है, तो एक एस्परजिलियस फ्लेवस एक फंगस होता है, ठीक है, जिससे अफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन जो है निकाला जाता है। याद रखिएगा, ये सब हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार आपको कोशिका से पूछा जाता है कि कौन सा जो है सिंगल, जैसे कि कोई भी कोशिकांग है, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स है, तो जो उसका कोशिका जो वो, जैसे कि मान लो ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ करता हूँ, तो बाहर में क्या है, कितने परतों से ये घिरा रहता है, से एकल परत होता है, दू होता है, कैसा होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी कोशिकांग है याद रखिएगा, उसमें एक कोशिकांग है जो कि है आपका राइबोसोम। याद रखिएगा राइबोसोम के बारे में हमने ऊपर भी बात किया है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें कोई भी बाहरी झिल्ली इसमें नहीं होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। नो मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या बाकी में एकल झिल्ली होगा, डबल झिल्ली होगा, बट इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। पहला पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा ये इसमें डबल झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, आपका एकल झिल्ली होता है, याद रखिएगा। न्यूक्लियस अगेन ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखो, क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लस आपका जो कोशिका का शोषण होता है, शोषण क्रिया जो होता है वो कहाँ होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा क्रिस्टी एक क्या होता है, एक संरचना होता है। पूछा जाता है क्रिस्टी का जो संरचना है ये कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ये भी यहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि इसको डिस्कवर किसने किया था, देख लेना पेपर में आ चुका है ये, कोलिकर, याद रखना 1897 में कोलिकर ने इसका डिस्कवर किया था। अब बोलेगा इसका नामकरण किसने किया था, तो बेंडा ने किया था, बेंडा ने इसका नामकरण किया, क्या कोलिकर ने इसका डिस्कवर किया था। बाकी हम लोग बहुत डिटेल में बात चुके हैं। लाइसोसोम बात बता चुका हूँ, ये क्या, इसको आत्महत्या का थैली बोला जाता है। इसमें एक इंजाइम होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम, ठीक है, पानी जैसा भरा हुआ एक इंजाइम होता है, और वो जब फटता है तो पूरा कोशिका को ही खत्म कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन हो जाता है। राइबोसोम के बारे में मैंने बता दिया,
ये सब न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट याद रखिएगा जब भी हम लोग एनिमल सेल का बात करेंगे, ठीक है, एनिमल सेल, एनिमल कोशिका में जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस होता है। अच्छे से याद रखना, एनिमल सेल में जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो न्यूक्लियस होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो आपका कोशिका होता है उसका ब्रेन कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस ही जो है उसका ब्रेन होता है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात किया है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी बोला जाता है। इसी में एक लवण पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल से क्या क्वेश्चन पूछा था, क्लोरोफिल से ये पूछा था कि जो सनलाइट होता है, जो सूर्य है, उसका रोशनी को ट्रैप कौन करता है, तो आपका क्लोरोफिल ही करता है। कितना परसेंट ट्रैप कर पाता है, हरे पत्ते हैं तो 1% ही कर पाता है। ये सब चीज़ याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, तो किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। ये सब कर चुके हैं, बस मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि आप बेसिक को देखो। मेरिट किसका बनेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो मेन था आपने पार कर लिया। अब बस मेंस में गलती मत कीजिएगा, इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस, आपका मेरिट डन है। बस मैथ्स रीजनिंग जो दिया जाएगा वो कीजिएगा। ये सब कर चुके हैं हम लोग। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ग्लाइकोजिन क्या है पूछा है, तो ग्लाइकोजिन जो है पॉलीसेक्राइड है। 2 पॉइंट आप यहां से याद रखोगे। एक होता है ग्लाइकोजिन, तो एनिमल जो होते हैं, एनिमल जैसे कि हम भी क्या है, एक एनिमल है। तो एनिमल जो होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एनिमल जो होता है, आपको पूछा जाएगा कि जो एनिमल जो होता है, ठीक है, वो अपना कार्बोहाइड्रेट किस रूप में क्या करते हैं, ठीक है, एनिमल जो है आपका किस रूप में जो है, ठीक है, जो एनिमल जो है आपका किस रूप में, आपको ध्यान देना है, एनिमल जो है अपना जो फूड जो स्टोर करते हैं किस रूप में करते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। फूड स्टोर करना मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना, ठीक है। तो मनुष्य जो है, एनिमल जो है आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, अपना फूड स्टोर करता है। जब आप नहीं खाते हो तो वही फिर स्टोर फूड जो है वो आपका काम आता है। वही प्लांट जो है आपका किस रूप में अपना फूड स्टोर करता है, तो स्टार्च के रूप में। याद रखना, स्टार्च का बात करें या ग्लाइकोजन का बात करें, ये दोनों जो है पॉलीसेक्राइड है। बहुत अच्छे से हमने कार्बोहाइड्रेट पहले डिस्कस कर दिया है, प्लीज़ आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ वो डिस्कस करेंगे जो नहीं किए हुए जो चीज़, ठीक है, जैसे आगे आपको पता चलेगा। हरे आलू में पाए जाने वाला विषैला पदार्थ क्या, देखते हो आप, हरा हरा आलू होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, हरा आलू आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा हरा आलू जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो विषैला पदार्थ होता है, तो विषैला पदार्थ जो है, ठीक है, विषैला पदार्थ जो है वो कौन सा है, तो सोलानाइन, ठीक है। तो हरा वाला आलू नहीं खाना चाहिए, बहुत खतरनाक है, ठीक है, काट के ही खाना अगर बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो खाना ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, सोलानिन होता है, सोलानिन होता है, याद रखना। तो आलू में जो विषैला पदार्थ होता है कौन सा होता है, हरे आलू में तो सोलानिन। अब यहाँ जो पॉइंट बता रहा हूँ ध्यान से समझना। सबसे पहले याद रखना, जो आपका जो पोटैटो है इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो सोलनम ट्यूबरसोम, सोलनम ट्यूबरसोम, सोलनम ट्यूबरसोम, याद रखना। ये किस टाइप का फसल है, तो रबी फसल है, ठीक है। और याद रखना ये जड़ नहीं, ये जड़ नहीं, क्या है, एक तना है। किस प्रकार का तना है, तो ट्यूबर स्टेम है, ट्यूबर तना है। कैसा है, ट्यूबर तना है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो पोटैटो है, ठीक है, मतलब जो ये आलू है, किस, इसका फैमिली का नाम क्या है, अगर आपको पूछा जाएगा कि इसका फैमिली का नाम क्या है, तो सोलेनेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। अब ध्यान से समझो कि सोलेनेसिया फैमिली से कौन सा चीज़ बिलोंग करता है, मतलब कौन सा ऐसे फसल है जो सोलेनेसिया फैमिली में आता है। सबसे पहले आप पोटैटो याद रखोगे, सोलेनेसिया, उसके बाद टोमेटो याद रखोगे, पोटैटो टोमेटो दोनों सोलेनेसिया, ठीक है। अब मुझे ये कमेंट करना, जो आपका आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अब मुझे ये कमेंट करना, ठीक है, जल्दी। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अब देखो, तो टोमेटो हो गया सोलेनेसिया फैमिली से, ब्रिंजल मतलब आपका बैगन हो गया सोलेनेसिया फैमिली से, चिली भी जो होता है आपका मिर्च भी है वो सोलेनेसिया फैमिली से, और टोबैको सुपर इंपॉर्टेंट, वो भी आपका सोलेनेसिया फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। अब यहाँ इंजाइम डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है, कि इंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च डाइजेशन। देखो स्टार्च मतलब क्या है, ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, मोनो पॉली डाई सब समझा चुका हूँ। तो ये जो स्टार्च जो है क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो मुंह से होता है, याद रखना, मुख से। और पूछा जाएगा मुख में किसका डाइजेशन होता है सबसे पहले, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है। तो मुख से जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, और किसका डाइजेशन होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का। वहाँ क्या होता है कि जो आपका स्टार्च है उसको क्या किया जाता है, माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है, माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में, अच्छे से याद रखना, ठीक है।
तो और ये माल्टोज फिर आगे कहाँ होगा, जब आपका छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर इसका वहाँ डाइजेशन कौन करेगा, वहाँ करेगा पेनक्रिएटिक एमाइलेस, मुंह में करेगा इसका सेलेब्री एमाइलेस। तो एमाइलेस जहाँ लिखा हुआ है याद रखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में काम आता है। और जो सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मोनोसेक्राइड बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपका ग्लूकोज भी है। ठीक है, ये डिस्कशन हो चुका है एंजाइम ये सब। यहाँ है कि मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेनॉल एंड टर्पिनॉल एंटीसेप्टिक के रूप में काम, तो पूछा गया था एग्जाम में कि जो इसका मिक्सचर टर्पिनॉल एंड क्लोरोजेनॉल का मिक्सचर को एज ए किस रूप में यूज़ किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। अब याद रखना जो भी चीज़, ये मैं ऐसे भी पढ़ा चुका हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। अब देखो हम लोग जब भी बात करेंगे क्लोरोजेनॉल, ठीक है, और टर्पिनॉल, ठीक है, ये क्या एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक क्या है, सबसे पहले ये समझो, जैसे कि घाव हो गया या कट गया तो उसको बाहर से, मतलब ये बाहर से यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक, जैसे कि डिटॉल हो गया। ठीक है, डिटॉल में देखना टर्पिनॉल लिखा होता है। अब देखो इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनाल्जेसिक क्या होता है। एनाल्जेसिक जो होता है आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपका दर्द, बोलते हैं ना अरे बहुत माथा दर्द है, कोई एनाल्जेसिक है क्या, तो याद रखा एनाल्जेसिक क्या है, पेन, दर्द को, बॉडी का दर्द को खत्म करें, माथा का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, एनाल्जेसिक यूज किया जाए, जैसे कि एस्पिरिन हो गया और पैरासीटामोल हो गया। बट याद रखिएगा पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक के रूप में, जो एग्जाम में आपका पूछा गया था, पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक के रूप में भी यूज होता है। एंटीपायरेटिक क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है बॉडी का फीवर को कम करने में। तो जब पैरासीटामोल लोगे ये एनाल्जेसिक के रूप में भी काम करेगा और एंटीपायरेटिक के रूप में भी काम करेगा। एनाल्जेसिक क्या करेगा, बॉडी का दर्द को कम करेगा, और एंटीपायरेटिक बॉडी का टेम्परेचर को कम करेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये आपको बोलते हैं ना, आपको खांसी हो गया चाहे कुछ हो गया, डॉक्टर क्या कर देता है, बैक्टीरिया ये ले लो, एगो एंटीबायोटिक खा लो, क्या करता है, तो ये बैक्टीरिया को आपका बॉडी में बढ़ने नहीं देता है। बट ये याद रखें ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं खाना होता, क्योंकि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उसको भी मारा जाता है, इसलिए एंटीबायोटिक ना के बराबर खाना चाहिए। धीरे धीरे ठीक होगा, ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है तब खाना है, ठीक है, एग्जाम है तब। देखो एंटीबायोटिक क्या करता है, आपको ये बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करता है, मेन बैक्टीरिया को मारता है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिलिन हो गया, ये याद रखना, मैंने करवाया है कौन सा इसमें एंटीबायोटिक है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, एमोक्सिलिन हो गया। ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम क्या है, तो बाहर से जैसे घाव हो गया, कट गया, छिल गया, तो उसको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक, जैसे कि आपका डिटॉल हो गया। और ये डिटॉल में क्या यूज किया जाता है, तो क्लोरोजेनॉल और टर्पिनॉल। ठीक है, डिटॉल, ठीक है, तो इसी एंटीसेप्टिक है, याद रखिएगा। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो जैसे कि फिनॉल हो गया, क्या करते हैं, गाड़ी साफ करना है या आपको अपना डेस्क उस साफ करना है। ठीक है, तो ये आपका नॉन लिविंग थिंग पे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटीहिस्टामाइन, अभी मैंने बताया था एजिनोफिल, वेजोफिल, ठीक है, जिसमें क्या मैंने बताया था, वो क्या करता है, हिस्टामाइन रिलीज करता है। तो एलर्जी जब हो जाता है तो एंटीहिस्टामाइन आपका प्रॉपर्टी भला आपको क्या देता है, आपको ये दिया जाता है, जैसे कि सिट्रजिन हो गया, एंटीहिस्टामाइन एलर्जी के अगेंस्ट में। ठीक है, ट्रैंकुलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका एंजाइटी हो जाएगा या आपको मतलब डिप्रेशन में आप रहते हो तो डॉक्टर आपको ये दे देगा, आप इसको खाओगे, आप सुतल रहोगे, जैसे कि आपका डाइजापैम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एंजाइटी को कम करने के लिए। एक है क्लोरोजिनॉल, ये तो मैंने अभी बताया, एंटीसेप्टिक के रूप में क्लोरोजिनॉल एंड टर्पिनॉल, एंटीपायरेटिक, फीवर कम करता है। एंटासिड क्या करता है, एंटासिड बताओ, एंटासिड एसिड के उल्टा, मतलब जब पेट में ज़्यादा आपका एसिड आ जाएगा तब आपका एंटासिड का टेबलेट आपको दिया जाएगा ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाए। मतलब एंटासिड क्या है, एक बेस है, आपको याद रखना। ठीक है, ये सब याद रखना। अब देखो यहाँ है लैक ऑफ आयरन, ये कर चुके हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो आयरन का कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि एरिथ्रोसाइटिस के कमी से कौन सा बीमारी होता है, वहां आरबीसी नहीं दिया हुआ था। ठीक है, देखो आरबीसी का ही जो नाम है वो है आपका, देखो दो बीमारी याद रखना, एक है एनीमिया, ठीक है, और एक है आपका पॉलीसीथेमिया। दोनों क्वेश्चन पूछा गया, पॉलीसीथेमिया। ठीक है, पॉलीसीथेमिया। ठीक है, पॉलीसीथेमिया। तो एक है आपका एनीमिया, एक है आपका पॉलीसीथेमिया। अब ध्यान से समझो, एक है आपका एनीमिया, एक है आपका पॉलीसीथेमिया। एनीमिया एंड पॉलीसीथेमिया। एनीमिया में क्या होता है, आपका आरबीसी घट जाता है। आरबीसी घटना मतलब क्या, आरबीसी में क्या होता है, आपका हेमोग्लोबिन होता है, ग्लोबिन
और हेमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन प्लस आयरन होता है। तो आरबीसी का घटने से मतलब आयरन का घटना। अगर आरबीसी घटता है तो आपको एनीमिया हो जाएगा और आपका बॉडी में आपका ब्लड कमेगा और कह सकते हो कि आपका आयरन बॉडी में कम जाएगा। पॉलीसीथेमिया क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। जब बॉडी में आरबीसी ज़्यादा हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटिस ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसीथेमिया। ध्यान से, एरिथ्रोसाइटिस ज़्यादा हो जाएगा, आरबीसी ज़्यादा हो जाएगा तो पॉलीसीथेमिया, आरबीसी कम हो जाएगा तो आपको एनीमिया। आरबीसी कम ज़्यादा होना मतलब आयरन का कम ज़्यादा होना, ध्यान से याद रखना, ठीक है, याद रखना। विटामिन B12 याद रखिएगा, विटामिन B12 जो होता है, जब आपको एनीमिया हो जाएगा तब आपको विटामिन B12 दिया जाएगा इसको इंप्रूव करने के लिए, या आपके बॉडी के अंदर विटामिन B12 कमी होगा तो एनीमिया होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामाइन होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब बेसिक है, मैंने करवा दिया। एक होता है कि पोलन ऑफ पेरेंथियम प्लांट इज एन एलर्जेन, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसका जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन आपने सुना है, अरे पोलन ग्रेन, परागकण, ठीक है। तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका जो परागकण है, पोलन जो है, एलर्जी का काम करता है। तो पेरेंथियम पौधा जो होता है, पेरेंथियम पौधा, ठीक है, ये क्या है, इसका जो परागकण होता है वो जिससे एलर्जी हो जाता है। ये एक तरीके का आप समझो कि खरपतवार टाइप का, ठीक है। आपका जाएगा ना सांस में, पूरा सांस पूरा बंद होने लगेगा, रेस्पिरेटरी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोटनी में आते हैं। बोटनी में अगर हम लोग टिश्यू का बात करते हैं, प्लांट टिश्यू का बात करते हैं, तो 4 आपको पढ़ना है मेनली, जाइलम, फाइलम, ये स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ये सब पढ़ना है। बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिए हैं, उससे ज़्यादा आएगा नहीं। अब यहाँ पूछा है कि सीप ट्यूब जो होता है, सीप ट्यूब जो होता है जाइलम का भाग नहीं होता है, तो उसमें दिया होता है कि जाइलम का भाग कौन सा नहीं होता है। देखो जाइलम का बात करें और फोइलम का बात करें, ये क्या है, स्थायी जटिल उत्तक है, डेट मीन्स आपका परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है आपका, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। क्या है आपका, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जाइलम का भाग क्या क्या होता है, तो जाइलम का भाग होता है ट्रेकाइड एंड वेसल। क्या होता है, ट्रेकाइड एंड वेसल जो है ये जाइलम का भाग होता है। जाइलम का भाग क्या होता है, ट्रेकाइड एंड वेसल। साथ ही साथ आप बोल सकते हो जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, अच्छे से याद रखना, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, ये तो रहेगा ही, और साथ में ट्रेकाइड एंड वेसल। ये जो आपका सिव ट्यूब दिया हुआ है, ये बेसिकली जो भाग है ये है आपका फोइलम का। जाइलम फोइलम बहुत डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। फोइलम का, फोइलम में क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब। फोइलम में क्या होगा, कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब, ये दोनों किसका भाग है, फोइलम उत्तक का, फोइलम टिश्यू का, ठीक है, अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ फोइलम पेरेनकाइमा भी होगा और फोइलम फाइबर भी होगा। तो कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब फोइलम का है, ट्रेकाइड एंड वेसल आपका जाइलम का है, ठीक है, इस पर और नहीं जाएंगे। सबसे मोस्ट हार्मफुल एक्वेटिक वीड, हाइडर वाटर हाइसिंथी। अब ये देखो, जो विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार, ऐसे बहुत सारा जलीय खरपतवार होते हैं जो उस पानी में है। देखते होगे पानी का, आप देखते होगे इस तरीके का, मान लो कि अगर आपका पोखरी उखरी देखोगे तो उसमें क्या होता है कि पानी के ऊपर ना एक प्लांट देखते होगे तैरते रहता है, पूरा कवर कर लेता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, बहुत ही खतरनाक क्या है, आपका वाटर हाइसिंथ है। क्या करता है पता है, वो पूरा पानी का जो ऑक्सीजन होता है वो ले लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। और क्या होता है, नीचे में जो भी जलीय जीव होते हैं, मछली हो, जो भी हो अंदर में, वो मरने लगते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था कि विश्व के सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार, उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था आपका इचिहोर्निया, और उसको हम लोग वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में करके आपको समझाया था कि जब सुबह सुबह हम लोग तना काटते हैं, किस जगह, ये नहीं कि बर का पेड़ का तना काटने लगोगे, स्टेम काटने लगोगे, ऐसे पौधे जिसकी क्या होता है, ऐसे हर्ब जो होते हैं ना, एकदम मुलायम पौधे वाले जो पौधे होते हैं, ठीक है, अगर उसको आप काटोगे ना उसके तना को, तो उसमें क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन में है, आपको याद रखना है, रूट प्रेशर के कारण। अब देखो इसका एक मिनट थोड़ा सा समझो, ठीक है। देखो जो नरम पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, नरम पौधे में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन जो है, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं हो पाता, डेट मीन्स ट्रांसपायरेशन जो है पूरी तरीके से नहीं होता है। और ट्रांसपायरेशन, ध्यान से बातों को सुनना, ट्रांसपायरेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है आपका प्लांट में, वो क्या होता है, जल वाष्प के रूप में क्या होता है, वो बाहर चला जाता है। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं, उसको वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस बोलते हैं, जल वाष्प के रूप में बाहर चला जाता है। पर जब किसी भी पौधे में जब आपका ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन अगर कम होगा, और पानी क्या होगा, रूट से लेगा और ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। रूट से लेगा और ऊपर जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा, तो
जब उसमें ट्रांसपायरेशन कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ठीक है, तो जो पानी निकलता है वो रूट प्रेशर के कारण क्या होता है, वो ऊपर तक आ जाता है, जैसे ही काटोगे वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो सॉफ्ट तनों को काटने पर पानी निकलना जो सुबह सुबह देखते होगे मेनली ज़्यादा ये होता है, तो रूट प्रेशर के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है हिबिस्कस एंड मास्टर। देखो, एक द्वैलिंगिक पौधे होते हैं और एक लैंगिक होते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखो, जितना भी बोटनी से क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल प्लांट क्या है और एसेक्सुअल प्लांट कौन सा है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए, मेरिट बनाए गए ये सब पॉइंट। अब देखो, एसेक्सुअल प्लांट मतलब क्या होगा, अलैंगिक पौधे मतलब क्या होगा, जिसमें जो होगा आइदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, जनन अंग जो होता है, आइदर सिर्फ मेल वाला होगा या फीमेल वाला होगा। जैसे कि ये पौधा है, ये पौधा क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। ये चाइनीज रोज आपने सुना होगा, देखो ये बाइसेक्सुअल में इसका दिया होगा, कहाँ गया, ये देखो यही वाला पौधा है, ये वाला। इतनी सुंदरता से मैं पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा है, नहीं भी आ रहा है कोई मतलब नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है आपका मेरिट बनाएगा। बस मुझे पता है आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल कोई भी प्लांट जो है, कोई भी पौधा जो है वो बाइसेक्सुअल कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा। तो याद रखना, जो बाइसेक्सुअल जो भी प्लांट होगा उसमें नर जनन अंग और महिला जनन अंग दोनों होगा। जैसे कि ये है, क्या है, चाइनीज रोज है, ठीक है, चाइनीज रोज। देख, अब देखो नर जनन अंग कौन सा है, ध्यान से पढ़ लोगे, और फीमेल वाला कौन सा है, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछा गया। इसको फिर से मैं करवा रहा हूँ, पहले भी करवा रहा हूँ। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन में होगा स्टेमन। पुंकेसर, पुंकेसर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जनन अंग है। इसका भाग क्या है, परागकोश, ठीक है। इसी परागकोश पे क्या होता है, परागकण, परागकोश पे परागकण, मैं बताऊंगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिलामेंट, ठीक है, तंतु, और आपका ये दोनों जो है आपका जनन अंग है। जनन अंग पूछा जाता है, इसमें से कौन सा जनन अंग नहीं है, तो ऑप्शन में दिया होता है बाहरी दल। सेपल जो है किसी भी आपका जो फूल है उसमें जो बाहरी दल होता है वो जनन अंग नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखो, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा आता है, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। फीमेल में कौन सा आता है, फीमेल का जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं और कार्पेल भी बोलते हैं। इंग्लिश में पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, हिंदी में स्त्री केसर। इसमें कौन सा होगा, वर्तिकार्ग, ये जो ऊपर होगा, उसके बाद वर्तिका, ये जो होगा, उसके बाद अंडाशय, अंडाशय मतलब ओवरी, अंडाशय मतलब ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है आपका, अंडाशय मतलब ओवरी, ओवरी के अंदर होता है अंड या अंड कोशिका, ठीक है, जिसको हम लोग ओव्यूल बोलते हैं। तो फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आ रहा है, ओव्यूल पूछ लेगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, समझ में आया। तो ये जो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, क्योंकि इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोलिनेशन मतलब क्या होता है, परागन मतलब क्या होता है। तो देखो, ये जो पराग कोश है, डेट मीन्स जो एंथर है, इसमें छोटा छोटा कण होता है, और यहाँ से ये हवा से उड़ के जाएगा, पानी से जाएगा, बहुत तरीका, पानी से जाएगा उसको हाइड्रोफिल बोलेगा जाएगा, हाइड्रोफिली बोला जाएगा, हवा से जाएगा एनोफिली बोला जाएगा, ये सब चीज़ मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ से जो कण है उड़ के कहाँ जाएगा, ये मेल वाला पार्ट है, मेल से ये इसमें आएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होता है किसका, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ एंथर है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो जो पराग कण है उसका पराग कोश से वर्तिका तक जो वो जाता है, उसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं। अच्छे से याद रखना, 2-4 क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा ऐसा प्लांट है जो बाइसेक्सुअल है। इसको याद रखने का तरीका यह है कि फ्लावर देखना, फ्लावर, जैसे ये हिबिस्कस, हिबिस्कस क्या है, जिसको हम लोग चाइनीज रोज भी बोलते हैं, ये भी फूल है। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है, आपका जो सरसों है वो भी क्या, उसमें भी पीला पीला फूल है, थोड़ा याद रखने का बस प्रोसेस। रोज, रोज आप समझ गए। लिली, पी, चना का प्लांट अच्छे से याद रखना, बाइसेक्सुअल है। टमाटर बाइसेक्सुअल है, ब्रिंजल बाइसेक्सुअल है, और सनफ्लावर। तो ये तो फ्लावर हो गया, मेनली फ्लावर है। साथ ही साथ चना याद रखना, टमाटर याद रखना, और बैगन याद रखना, ठीक है। एसेक्सुअल में कौन सा अलैंगिक में, ये याद रहेगा तो ये तो कर ही लोगे। जैसे मैज हो गया, मतलब मकई हो गया, कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, कोकोनट हो गया, और पपैया हो गया। ये याद रखना एक साइड, ये वाला मेरे साथ याद कर लिए हो गया आप। जैसे जो भी फूल वाला है, साथ में आपका चना, टमाटर, बैगन, बस। एक क्वेश्चन और आता है सिर्फ फॉल्स फ्रूट, मतलब झूठा फल। देखो, एक चीज़ मैंने आपको बताया था
फल किससे बनता है? जब निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओवरी जो होता है, ओवरी अंडाशय जो है, ये फल, इससे फल बनता है। और ओव्यूल से क्या बनता है? अंडकोश से क्या बनता है? तो इससे बीज बनता है। तो कोई भी ऐसा फल जो ओवरी से बना हुआ है, अंडाशय से निकल के बना हुआ है, वो ओरिजिनल फल होता है, बाकी फॉल्स होता है। ठीक है, अब देखो याद रखना, जैसे बता रहा हूं कौन सा फॉल्स फ्रूट है। एप्पल फॉल्स फ्रूट है, और एप्पल के साथ नाशपाती आपने खाया होगा। अरे नाशपाती खाए हो ना, सेब के साथ क्या खाए हो? नाशपाती। तो दोनों एक जैसे ही होता है, तो ये फॉल्स है। स्ट्रॉबेरी हो गया, मलबरी, बरी बरी जहां आएगा, स्ट्रॉबेरी हो गया, मलबरी हो गया, ये सब क्या है? फॉल्स है। पाइनएप्पल, एप्पल पाइनएप्पल, ये दोनों, अनारस पाइनएप्पल, याद रखना। उसके बाद है कैस्यू। कैस्यू, अगर कैस्यू समझ रहे हो, मतलब आपका जो कैस्यू, मतलब ये समझो जो काजू होता है, वो भी क्या है? फॉल्स फ्रूट है। फिग भी एक फ्रूट होता है, और कटहल, कटहल भी एक फॉल्स है। इतना बस याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। और इसमें मुझे क्या करवाना था? मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। हाँ, यहाँ देखो अब एक हम लोग देख लेते हैं कि मोनोकोटिलिडन क्या होता है, डाइकोटिलिडन, एक बीजपत्री क्या होता है, द्विबीजपत्री क्या होता है। देखो एक बीजपत्री मतलब सिंपल याद रखना, बीज एक ही होगा। द्विबीजपत्री मतलब जैसे कि दो भाग में बीज बट जाता है। ठीक है, याद रखना। अब देखो एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन जिसको बुलाता है, और द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन, जैसे दो भागों में बट गया, इसमें सिंगल होता है। ठीक है, इसका जो जड़ होगा वो फाइब्रस होगा, मतलब फाइब्रस मतलब होता है रेशेदार होता है। ठीक है, और इसका टैप रूट होता है, इसको लंबा होता है इस तरीके से। जैसे कि डाइकोटिलिडन पता है, कैरोट, कैरोट जो कैरोट तो समझते ही होगे। ठीक है, जो खरहा खाता है कैरोट। ठीक है, आपका गाजर, तो गाजर जो है एक जड़ है, और किस प्रकार का है वो आपका टैप रूट है। और जो घास उस जो होता है वो क्या है? आपका फाइब्रस है, वो क्या है? आपका रेशेदार है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ अभी देखिए इसमें क्या आपको याद रखना। देखो सबसे पहले एक बीजपत्री का बात करते हैं, इसमें एक होता है। ठीक है, लीफ जो होता है इसका पैरेलल होता है, देखो इस तरीके से होगा लीफ। इसका क्या होता है? चौकोन होता है, इस तरीके से, वही चीज़ है। ठीक है, इसका पैरेलल होता है, समांतर होता है। रूट्स कैसा होता है? रेशेदार होता है इसमें। ठीक है, इसमें बिखरे होते हैं, ये सब देख लेना। फ्लावर पार्ट, मेन इसका एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले मोनोकोटिलिडन मतलब उसका बीज जो है एक भाग में बटा होगा, दो भाग में नहीं बटा होगा। ठीक है, उसका जो पत्ता होगा वो पैरेलल होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें एक याद रखना, उसका जड़ कैसा होता है? तो फाइब्रस, रेशेदार होता है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल याद रखोगे। जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल रखने का तरीका मैं बताता हूँ, याद कैसे मैंने रखा है। मोनोकोटिलिडन में क्या आएगा? जो जैसे कि जो मेन खाने वाला पदार्थ है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तो ये मेन पदार्थ है जो लोग खाते हैं, मेन पदार्थ। साथ में बनाना याद रखोगे। बाकी इसमें याद रखोगे जो खाने वाला नहीं है, जैसे कि चना हम लोग खाते हैं, पर ये सब क्या है? राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, मक्का, गेहूं, चावल, ये तो मेन है ना, इसी के साथ में कुछ हम लोग मिला के खाएंगे। ठीक है, साथ में बनाना भी इसके साथ याद रखना। ठीक है, जैसे चना हो गया, सीम हो, बीन्स हो गया, मैंगो हो गया, मस्टर्ड हो गया। अच्छे से याद रखना, मस्टर्ड पक्का याद रखना, ऐसे आपको समझ में आ गया। मोनोकोटिलिडन बोलूंगा, एक विजय क्या बोलोगे? बोलोगे जो मेन खाद्य पदार्थ है, चावल, चावल के साथ ही ना कुछ खाते हैं, गेहूं, गेहूं के साथ ही ना कुछ खाते हैं, मक्के के साथ ही ना खाते हैं, बस बनाना। बाकी आप ये याद रखना, मस्टर्ड पक्का याद रखना कि ये द्विबीजपत्री होता है, इसमें दो होता है, इसमें टैप रूट होता है, मुख्य जड़ होता है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन चीज़ था जो आपको मुझे यहाँ समझाना था। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ है नहीं, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, तो क्या है? हिबिस्कस, हिबिस्कस मैंने बताया था, चाइनीज रोज, और मस्टर्ड, ये सब क्या है? ये आपका बाइसेक्सुअल है। और मस्टर्ड आपका क्या है? डाइकोटिलिडन भी है, आपको याद रखिएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था पक्षी और चमगादड़ का पंख, ए एनालोगस है, मैंने समझाया एनालोगस क्या है, होमोलोगस क्या है। ठीक है, ये सब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, इसमें ज़रूरत नहीं। ये भी मैंने बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तत्व होता है वो होता है आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, आँख के बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझा, आँखों का स्टडी को ऑप्थोमोलॉजी बोला जाता है। कालाजार, जितने भी डिजीज़ है मैं करवा चुका हूँ अलग अलग, इवन पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। जितने भी जैसे कि कालाजार है, किससे होता है? ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, जितने प्रकार के प्रोटोजोअन डिजीज होता है मैंने करवा दिया है। कालाजार जो है लेशमेनिया डोनोवेना, एक ये क्या है आपका प्रोटोजोआ है, जिससे ये होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने बताया था कौन सा ऐसा शर्करा है जो बॉडी में पचा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज पच सकता है। ठीक है, बट सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। तो ये जो है सेलुलोज हमारे, क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलोज नहीं पच सकता, ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो ये नहीं पचता है, ये भी चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है, एक है कि पाचन के बाद, ठीक है, लसिका लिम्फेटिक सिस्टम द्वारा ले जाया जाता है। पाचन के बाद जो वसा, अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जब
जो भोजन है, ठीक है, जो भोजन, इसका मैंने बहुत अच्छा पिक्चर भी बनाया है, वो सब आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। जो भोजन में जो वसा होता है, ठीक है, पचने के बाद वो सबसे पहले पचता कहाँ है, तो याद रखना मुंह में और पेट में, ना के बराबर पचता है। मेन जो आपका जो इसका पाचन जो शुरू होता है, आपको याद रखना है फैट का, वसा का, आप ध्यान से समझो। ये जो होता है आपका कहाँ होता है, आंत में, छोटी आंत में। सबसे पहले जो छोटी आंत में जब आपका फैट पहुंचता है, वसा पहुंचता है, तो सबसे पहले उसको तोड़ा जाता है। तोड़ा किसके द्वारा जाता है, तो बाइल के द्वारा। बाइल क्या है, पित्त रस। पित्त रस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। पित्त रस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। वो पित्त रस कहाँ आता है, तो छोटी आंत में आता है। और सबसे पहले फैट को तोड़ता कौन है, ये डाइजेशन नहीं करता है, याद रखना। बाइल जूस डाइजेशन नहीं करता, ये तोड़ता है। तो इमल्सिफिकेशन बोला जाता है, तोड़ने का जो काम करता है फैट का, वो पित्त रस करता है। उसके बाद लिप्सा, आपने पेनक्रियाज जो अग्नाशय, उससे एक एंजाइम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिप्सा। ये क्या करता है, पाचन का काम करता है। किसको, तो आपको याद रखना, ये जो आपका फैट था, ठीक है, जिसको छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया बाइल, उसको फिर से पचाने का जो काम करेगा। एकदम छोटे एंजाइम्स क्या होता है, जो पचाने में हेल्प करता है। तो फैट को आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। तो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन तोड़ता है, लिप्सा एंजाइम। लिप्सा एंजाइम कहाँ ये काम कर रहा है, तो छोटी आंत में। लिप्सा एंजाइम किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तो पेनक्रियाज के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। उसके बाद छोटी आंत में मैंने आपको बताया था अंगुली नुमा एक संरचना होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जब पाचन हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा, तो उसको एब्जॉर्ब का, तो भिलाई क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो लिम्फ सिस्टम में जाता है, और लिम्फ के बाद वो ब्लड में जाता है, याद रखिएगा। ये सिस्टम पूरा याद रखना। ऑप्शन में आपका लिम्फ दिया हुआ था, लसिका तंत्र आपका दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज ये सब कर चुके हैं, लेप्रोसी, टेटनस, कोलेरा एंड मेनिंजाइटिस। जैसे कि लेप्रोसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हैंसन डिजीज, कुष्ठ रोग, हैंसन। पूछा जाएगा हैंसन डिजीज के नाम से कौन सा जाता है, लेप्रोसी। कौन सा बैक्टीरिया, माइको, ये हो जाए लेप्री इसको बोला जाता है, ठीक है, लेप्री बैक्टीरिया के द्वारा। टेटनस क्लोस्ट्रेडियम बैक्टीरिया के द्वारा। और कोलेरा विब्रियो कोलेरा के द्वारा। ये विब्रियो कोलेरा के द्वारा, ये क्लोस्ट्रेडियम के द्वारा, और ये लेप्रोसी लेप्री के द्वारा, ठीक है। ये सब मैं करवा चुका हूँ, बैक्टीरियल डिजीज ये सब। एड्रेलिन हार्मोन हम बहुत अच्छे से करवा चुके हैं, ठीक है। एड्रेलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, देखो एड्रेलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। लरो और भागो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। या ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला भी हार्मोन है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, ये कर चुके हम लोग, तो इसमें नहीं जाएंगे। एंट्री ऑफ, अब ये स्टोमाटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। रंध्रक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। कोई भी एक पत्ता होता है तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, उसमें छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। और ये जो स्टोमाटा जो घिरा होता है, जो छिद्र है दोनों तरफ से जो घिरा होता है, ये गार्ड कोशिका के द्वारा घिरा होता है, ठीक है। जब पानी इसके अंदर आता है, पानी का जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब आपका फोटोसिंथेसिस होगा, 6CO2 6H2O, ठीक है, सनलाइट होगा, एकदम दिमाग में एकदम चलना चाहिए। 6CO2 6, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बहुत बार बिहार पुलिस ने पूछा है। 6CO2 6H2O सनलाइट होगा, और आपका क्लोरोफिल होगा, यहाँ बनेगा C6H12O6, ये खाना बनाएगा, ये ग्लूकोज बनाएगा, कौन लेगा, ये पौधा लेगा। प्लस 6O2, ये किसको देगा, आप लोगों के लिए बनाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, 6CO2 6H2O सनलाइट क्लोरोफिल। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होगा दिन में, तो पानी का जरूरत पड़ेगा, तो ये गार्ड सेल क्या होता है, खुल जाता है। ये छोटा छोटा छिद्र है ना, एकदम बहुत आप देख नहीं सकते हो नग्न आंखें से, गार्ड सेल होता है। गार्ड सेल क्या होता है, दिन में खुल जाता है, और इसमें क्या होता है, पानी आएगा, ठीक है, पानी आएगा और ये फूल जाएगा। तो जब पानी आता है और ये फूल जाता है, तो इसको बोला जाता है टर्जिड स्टेट। ये जो अवस्था है, इसको टर्जिड स्टेट बोला जाता है। और मान लीजिए कि पानी अगर इसको बाहर, एक्सेस पानी हो गया, ठीक है, तो यही छिद्र से ये बाहर जाएगा, ठीक है, पानी बाहर भी इसी छिद्र से जाएगा, और ये पचक जाएगा फिर से, और ये जब अंदर आना है तो ये खुल जाएगा गार्ड सेल, और जब इसको पानी बाहर भेजना है तो ये बंद होगा, ठीक है। और क्या होगा, फिर से फ्लैसिड स्टेट बोला जाता है। तो पानी जब बाहर जाएगा इसको फ्लैसिड स्टेट बोला जाता है, पानी जब अंदर आएगा इसको टर्जिड स्टेट बोला जाता है। ये पानी क्यों अंदर आता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। छिद्र का काम और क्या है, तो बॉडी पूरा प्लांट को ठंडा रखता है, प्लस एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है सब यहीं से होता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन मैंने बोला, ठीक है, तो वो भी जो होता है इसी रंध्रक के थ्रू। तो रंध्रक के थ्रू मेन काम क्या है, ट्रांसपायरेशन हो गया,
फिर से एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, फिर से फोटोसिंथेसिस हो गया। ये सब जो है आपका रंध्रक के थ्रू होता है। जो माइनट एक छोटा पोर्स होता है, पानी अंदर आता है, टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, पानी बाहर जाता है, फ्लैसिड स्टेट हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ समझाया भी, आपको देखोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। ये देखिए CO2 क्या होता है, अंदर आएगा, O2 क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के समय होता है तो गैस का एक्सचेंज हो रहा है। पानी जो बहुत ज़्यादा हो गया है पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन के थ्रू क्या करेगा, वो पानी वो बाहर फेंकेगा, वाटर को लॉस करेगा, ठीक है। देखिए खुलेगा कब, गार्ड सेल जब पानी लेगा टर्जिड हो जाएगा। गार्ड सेल क्लोज हो जाएगा कब, जब गार्ड सेल क्लोज होगा पानी बाहर जाएगा, ठीक है, फ्लैसिड हो जाएगा। तो ये है स्टोमाटा, ठीक है। ये क्या है आपका स्टोमाटा। क्या क्या काम है मैंने बता दिया, एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के समय हो गया, पूरा प्लांट को ये ठंडा रखता है, ठीक है, क्योंकि पानी का आदान प्रदान करते। देखो एंट्री, गार्ड कोशिका में पानी प्रवेश करने पर तुर्गित हो जाती है। तुर्गित मतलब होता है टर्गिट, ये इंग्लिश में याद रखना। रंध्र कब, जब रंध्र खुल जाता है, अच्छे से याद रखना। ये करवा चुके हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर क्या होता है, रसग्रही क्या होता है, तो स्वाद के बारे में बताता है। इसे बहुत होता है। जैसे ऑल्फैक्ट्री क्या होता है, ऑल्फैक्ट्री मतलब बताओ, ये तो गैस्ट्री हो गया, गैस्ट्री मतलब टेस्ट के बारे में बताना। ऑल्फैक्ट्री मतलब क्या होता है, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है, तो ये टेस्ट के बारे में बताता है। ऑल्फैक्ट्री मतलब क्या होता है, ऑल्फैक्ट्री मतलब होता है आपका जो आपका सुगंध के बारे में बताता है, ठीक है, याद रखना। प्लेटलेट्स बता चुका हूं, प्लेटलेट्स का भी क्या का, प्लेटलेट्स और किस नाम से जानते हैं साइंटिफिक नाम, तो थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और ये ब्लड कोटिंग में, तो ब्लड का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स का भी काम होता है, ठीक है। डेट मीन्स आपका थ्रोम्बो, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। रक्त के थक्का जमाने में प्लेटलेट्स काम आता है। और तत्वों में कैल्शियम काम आता है, विटामिन में विटामिन के काम आता है, प्रोटीन में फाइब्रोनोजिन काम आता है, ये सब याद रखना। पॉलीसिथीमिया के मेरे बारे में नहीं बताया था, जब आरबीसी एरिथ्रोसाइट का जब बहुत बॉडी में बनेगा तो पॉलीसिथेमिया हो जाएगा, और आरबीसी का बॉडी में कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। पैलेगेरा देखो, विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, इसके कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 को हम लोग राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है, इसके कमी से आपका ये नहीं सिलोसिस होता है। ये यहाँ भी बेरी लिखा गया, सिलोसिस, ठीक है, इसका क्या होता है, सिलोसिस होता है, सिलोसिस। तो विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन या सिलोसिस होता है, अच्छे से याद रखना। और विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, और इसके से पेलेगेरा। तो B1 को थायमिन बोलते हैं, इसके कमी से बेरी। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इसके कमी से हमें क्या होता है, आपका सिलोसिस होता है, ठीक है, सिलोसिस। और विटामिन जो आपका विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, क्या होता है, तो आप बोलोगे वो होता है आपका विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। क्या होता है, नियासिन, ठीक है। तो विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नियासिन, और इसके कमी से क्या होता है, तो आपका पेलेगेरा होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा एकदम, ये पूछा गया है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। जितने मैंने बताए सब पूछा गया है। चलिए, उसके बाद है आपका ब्लड वेसल मेड ऑफ, मैंने बताया था इंडोथेलियम, सिंगल इंडोथेलियम, एकल इंडोथेलियम कोशिका से क्या बना होता है, तो कैपिलरी का पीछे मैंने बता दिया, ठीक है। सबसे कॉमन जो एंटीबायोटिक मैंने अभी बताया, एंटीबायोटिक क्या करता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर को कम करता है। तो सबसे कॉमन वाला एंटीबायोटिक क्या यूज करते हैं, सबको बोला रे पैरासीटामोल दो। तो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, ठीक है, ज्वरनाशी दवा कौन सा है, पैरासीटामोल है, ठीक है। अब ये क्या है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर पूछा क्या था, एक बार हम लोग प्लांट हार्मोन देख लेते, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में, पर एक बार जल्दी से हम यहाँ देख लेते, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट हार्मोन का, ऑक्सिन का। ऑक्सिन का नाम क्या है, इंडोल एसेटिक एसिड। इसको डिस्कवर किसने किया था, डार्विन ने किया था, ठीक है। याद रखना मेन इसका काम क्या है, तो ये एक ग्रोथ हार्मोन है, मतलब ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। ग्रोथ करना मतलब इसको लंबाई को चौड़ाई को बढ़ाएगा, तो ये ग्रोथ हार्मोन है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये एपिकल पार्ट से रिलीज होता है। एपिकल पार्ट मतलब होता है शीर्ष भाग, मतलब जैसे कि पौधा है, पौधा का ये सर है, मतलब ये ब्रांच है, मतलब एक टहनी है, ये टहनी का जो लास्ट पॉइंट है
वहाँ से ये ज़्यादा रिलीज होगा ताकि इसको फिर और आगे ले जाए। तो शीर्ष भाग से निकलता है, पौधों की कोशिका का विकास करता है। याद रखना, शीर्ष फल का गिरना पड़ता है, मतलब जो फल को गिरने से कौन रोकता है, मतलब आयु उसका कंप्लीट होने से पहले, पकने से पहले वो ना गिरे, इसका काम कौन करता है, तो वो ऑक्सिन का काम करता है। ये सबसे पहले मानव के मूत्र से ये आपका हार्मोन निकला था। ठीक है, इसका प्राकृतिक एक तो नेचुरली रूप से ये पाया जाता है, जैसे नेचुरल रूप से जो पाया जाता है इसको बोला जाता है IAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। और एक जो होता है इसको साइंटिफिक तरीके से भी इसको प्रिपेयर किया जाता है खरपतवार को नाश करने के लिए, जो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड, 2,4-D इसको बोला जाता है। तो पूछा जाएगा कि 2,4-D जो क्या है, तो ये एक आपका क्या है, साइंटिफिक हार्मोन है ऑक्सिन, जो कि खरपतवार को क्या करता है, ये खत्म कर देता है। ठीक है, जो भी खरपतवार होगा उसको खत्म करने के लिए एज ए हर्बिसाइड्स यूज करता है, मतलब खरपतवार को खत्म करने के लिए यूज करता है। ये फोटोट्रोपिज्म होता है, हेलियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म, मैंने क्या बोला, शीर्ष भाग से निकलता है, मतलब ये सूर्य की तरफ क्या होगा, ये ज्यादा भागेगा। ठीक है, इसलिए इसको फोटोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म। एक होता है जिब्रेलिन, ठीक है, ये भी एक ग्रोथ हार्मोन है, इसको डिस्कवर कुरोसोवा ने किया था। मेन इसका काम होता है बीज का अंकुरण, जो बीज अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो ये भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। बीज अगर आप लगाते हो तो समय से क्या हो, उसका अंकुरण हो, तो ये इसका काम है, अंकुरण का काम जो है इसका काम है जिब्रेलिन का। दूसरापन, बोनापन को कौन काम करता है, जिब्रेलिन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये तना हो गया, ये कैम्बियम का चौड़ाई को भी बढ़ाया जाता है, और ये आपका कवक से निकला था। मेन याद रखना इसका काम क्या है, जो भी, जैसे कि इसका काम क्या है, तो ये ग्रोथ हार्मोन है, शीर्ष भाग से निकलता है, पौधों का विकास करने में हेल्प करता है, खरपतवार को भी खत्म करता है। जिब्रेलिन क्या है, तो मेन जिब्रेलिन से याद रखना जर्म का काम करता है, जर्मिनेशन का काम करता है, बीज अंकुरण का काम करता है, बोनापन को हटाता है। ये भी क्या है आपका, एक ग्रोथ हार्मोन है, तना और कैम्बियम का चौड़ाई को बढ़ाता है। एक है साइटोकाइनिन, ये भी क्या है आपका, ये भी ग्रोथ हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो कोशिका का विभाजन करता है, मतलब ये भी क्या है, कोशिका का विभाजन करके उसको और ग्रोथ करता है। और याद रखिएगा ये साइटोकाइनिन क्या करता है आपका, ऑक्सिन के साथ मिलकर, यहाँ लिखा होगा शायद, ऑक्सिन के साथ ये कोशिका विभाजन को नियंत्रित करे, मतलब ऑक्सिन के साथ मिलकर किसको कितना कोशिका विभाजन करना उसको नियंत्रित करता है। और साइटोकाइनिन पत्तियों को लंबे समय तक हरा भी रखता है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ ये सब लिखा होगा, यहाँ में भी देखिए, सेल डिवीजन विथ ऑक्सिन एंड हरा रखना बोला, कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो पत्तियों को हरा रखता है लंबे समय तक, तो साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन का काम, कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो साइटोकाइनिन। ठीक है, एक है इथाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकमात्र ऐसा प्लांट हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला है C2H4। इसको इथाइलिन भी बोला जाता है, या इसको हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में इथीन भी बोला जाता है। क्या, इथीन भी बोला जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इथाइलिन बोलो या इथीन बोलो, ये ओनली गैस हार्मोन है। और ये मेन काम क्या है इसका, तो याद रखिएगा, फलों को पकाने के लिए नेचुरल तरीके से जो फल पकाता है वो इथाइलिन या इथीन पकाता है। आर्टिफिशियल तक प्राकृतिक रूप से जो फल को पकाने के लिए कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो एसिटिलीन। ये कब निकलता है, जब आप कैल्शियम कार्बाइड लाते हो घर में, उसमें पानी अगर जब रखते होगे तो एसिटिलीन गैस निकलता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है एसिटिलीन के द्वारा, C2H2, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड होता है इथाइन। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से पकाता है, इथाइलिन नेचुरल तरीके से पकाता है। ये वाला क्वेश्चन अभी दरोगा में आपका पूछा गया था, कौन सा एंटी ग्रोथ हार्मोन है, मतलब कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है, तो एब्सेसिक एसिड जो है ग्रोथ को रोकता है। ये क्या करता है, पूछा गया था कि पत्तों को मुरझा देता है, पत्तों को गिरा देता है, ये बिहार पुलिस में पूछा गया था, पत्तों को गिरा देता है, पत्तों को मुरझा देता है, ये कौन सा, तो ये आपका एब्सेसिक एसिड। एंटी ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन कौन है, एब्सेसिक एसिड। ठीक है, स्ट्रेस देता है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, ये एब्सेसिक एसिड। ठीक है, बाकी एक याद रखिएगा, ये दोनों, ये ट्रोमेटिन, ठीक है, जो ये रिपेयर करता है। मान लो जो कि कोई सेल जो है आपका पादप का क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर कौन करेगा, तो ट्रोमेटिन करेगा। और फ्लोरिजेंस हार्मोन क्या करता है, फ्लावर को, फूल को खिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा गया और ना ही आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो पौधों में वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन है, एब्सेसिक एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इसी के कारण से पत्ता गिरता है, पत्ता मुरझाता है, जो भी गलत चीज़ होगा ये इसके कारण ही होता है। और याद रखिएगा, बोनापन जो होता है, बोनापन, तो ये बोनापन को घटाता कौन है, तो जिब्रेलिन। और बोनापन को बढ़ाता कौन है, तो यही। ठीक है,
सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बताया था, सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है, तो पेनक्रियास है। और सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है, तो आपको याद रखना है लीवर है। और मैंने आपको बताया था पेनक्रियास क्या है, तो ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि अंतस्रावी ग्रंथि के जैसे भी काम करती है और बाहरी स्रावी ग्रंथि के जैसे भी, ठीक है, ये सब बहुत हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्वेश्चन पूछा गया था, लैंगरहैंस की द्वीपिका, ठीक है, ये किसका भाग है, अग्नाशय का। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या होता है, अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, गामा सेल होता है। बीटा सेल से आपका इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से आपका ग्लूकागोन निकलता है। ग्लूकागोन हार्मोन भी है, इंसुलिन भी एक हार्मोन है जो कि आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है। इंसुलिन आपको पता है ये बॉडी में क्या करता है, जो बहुत ग्लूकोज जो हो जाता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देता है और आपका लीवर या मसल में क्या कर देता है, उसको स्टोर कर देता है, किसको, ग्लूकोज को। और ग्लूकागोन का काम क्या है, जस्ट इसका उल्टा, जो स्टोर आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको फिर से ब्लड में लेके आता है जब उसका जरूरत होता है, ठीक है। इंजाइम, डीएनए बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। इंजाइम कौन सा ऐसा इंजाइम है जो जब डीएनए जो है खंडों में टूट जाता है तो उसको जोड़ता है, तो ये है लाइगेस। ब्लड क्या है, बहुत डिटेल में, पहला ही क्वेश्चन ब्लड पे ही था। ब्लड क्या है, तो एक कोशिका है, याद रखिएगा, ब्लड क्या है, तो एक कोशिका है, एक संयोजी उत्तक है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड परिसंचरण तंत्र का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। बाइल जूस किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो गोल्ड ब्लाडर में। गोल्ड ब्लाडर मतलब क्या होता है, तो गोल्ड ब्लाडर मतलब जो होता है गोल्ड ब्लाडर होता है। तो बाइल जूस जो है, पित्त रस जो है पित्त थैली में स्टोर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोल्ड ब्लाडर बोलते हैं। इसका मेन काम क्या होता है बाइल का, तो याद रखिएगा, ये फैट को, वसा को ये तोड़ता है। ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, बस इसका नोट्स पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। श्योर सिलेक्शन में देखिए बहुत अच्छे से ये इसका नोट्स एग्जाम से पहले आपको यहाँ दिया जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा नहीं भी लगा हो, इसको 1 से 2 बार और देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपका इसी से निकलने वाला है। ये आखिरी समय है, आखिरी समय में बायोलॉजी में ये 5 वीडियो आपका बायोलॉजी और बॉटनी खत्म। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखो अब जो न्यू स्टूडेंट है, अगर उनको समझ में भी नहीं आएगा बहुत सारा चीज़, बट जो मेरिट बनाना चाहते हैं उनको समझ में आएगा कि इसका वैल्यू क्या है। जय हिंद।